खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। इश्क के जुनून में भिवाड़ी की विवाहिता पहुंची सरहद पार। सीमा हैदर के बाद अब अंजू हुई प्यार में गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर संपर्क के बाद युवक नसरुल्लाह से मिलने पहुंची पाकिस्तान। आवारा पशुओं और श्वानों के हवाले हुआ शहर। स्कीम 1 में पागल श्वान ने 18 लोगों को किया घायल। वहीं 200 फुट रोड पर सांड की टक्कर से नाले में गिरे युवक की गई जान। पुलिस कस्टडी में मौत के विरोध में गोविंदगढ़ थाने पहुंचे सैकड़ों लोग। टीकरी गांव के ग्रामीण को हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। धोखाधड़ी के आरोप में पूछताछ के दौरान मौत के हैं आरोप। और नगर परिषद में गरमाई धरने की राजनीति। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने किया अलग अलग आंदोलन। शहर की समस्याओं के उठाए मुद्दे। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भिवाड़ी की अंजू की, जो विवाहिता और 2 बच्चों की मां होने के बाद भी इश्क में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंच गई। आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत करना जितना आसान है, उसे निभाना कहीं ज्यादा मुश्किल। और अगर ये उल्फत सरहद पार किसी से हो जाए तो वाकई में किसी आग के दरिये को पार करने से कम नहीं। मोहब्बत को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां सीमा हैदर बिना वीजा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गईं, तो वहीं अलवर जिले के भिवाड़ी की अंजू पहुंच गई राजस्थान से पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर पहले हुई पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले नसरुल्लाह से दोस्ती और फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए अंजू ने पार कर दी सरहदें। 35 साल की अंजू पति और अपने 2 बच्चों को छोड़कर निकल गई अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान, और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब इस बारे में यूपी के मूल निवासी और भिवाड़ी में रह रहे अंजू के पति अरविंद से पूछा गया, तो सुनिए उसने मीडिया को क्या बताया। बोली थी कि लाहौर में गई, वो सबको बता दिया। अच्छा, हाँ। तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे, तो लाहौर कैसे? 2-3 दिन के लिए कह रही थी, 2-3 दिन में आ जाओ। ये पता है आपको उसने वीजा पासपोर्ट बनवाए थे? हाँ, पासपोर्ट तो पता है। अच्छा, हाँ, पासपोर्ट ये तो पता नहीं है पाकिस्तान जा रही है? ना, ये नहीं पता। अच्छा, हाँ। उम्र कितनी है मैडम की? करीब 35-36 की आस। नाम क्या है पूरा? अंजू। पूरी कहाँ के रहने वाली? उत्तर प्रदेश में? वो MP की रहने वाली है। कहाँ की? टेकनपुर। कैसे शादी कैसे हो गई अपनी? हमारा ये शादी तो यहीं है। कैसे संपर्क हुआ था वो? हमारा एक चर्च के पास्टर है, उन्होंने करा। आप क्रिश्चियन है? हाँ सर। क्रिश्चियन है आप? हाँ सर। पहले से क्रिश्चियन है बाद में? नहीं, वो हम तो शुरू से ही। और वो हिंदू है? वो हिंदी से बाद में क्रिश्चियन है। वो बाद में क्रिश्चियन है? हाँ। तो ये उनके भाई हैं? हाँ। ये कब से रहते हैं? आप पहले से क्रिश्चियन थे? हाँ जी, क्रिश्चियन ही है। मैं तो भाई बढ़ते क्रिश्चियन ही। तो आप ये तो बता रहे हैं मेरी घरवाली पहले से हिंदू थी, फिर बाद में इनकी क्रिश्चियन। बता रहे थे। हाँ, ये तो उसको साड़ा ही तो उसका भाई है ना, उसका संजू का। हाँ, हाँ। तो हिंदू बता रहा है, ये तो क्रिश्चियन। मेरे पापा कन्वर्ट कौन सा पादरी है जिसने बनाया था क्रिश्चियन? जब इनसे कुछ इनके मेरे पापा कन्वर्ट हुए थे, तब से मैं क्रिश्चियन। कब हुए थे कन्वर्ट? तो मेरे ख्याल से आप कभी H ब्लॉक 704 में रहते थे क्या? हाँ सर। कब रहते थे? ये 2 साल पहले रह रहा है। तो जो उन्होंने जानकारी दी है वो उन्होंने H ब्लॉक 704 नंबर फ्लैट बताया है। तो क्या वो सही है? पासपोर्ट में एड्रेस वो जो बताया हाँ, वो सही वही है है क्या? सर। तो हाँ, आपने कब चेंज किया? ये 2 साल हो गए इसमें चेंज किए हुए। जी। हाँ सर। तो अभी आपको जो जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तान चली गई है, तो अब आपकी तरफ से क्या कदम होगा, क्या बात हो रही है, क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? सर अभी मेरे से बात हुई है, बस यही कि मैं लाहौर गई हूँ। पासपोर्ट अभी आपको जैसी जानकारी मिल पा रही है, हाँ। उसमें अब अगला आप क्या पैरवी करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कहीं सीमा हैदर जैसा मामला हुआ तो आप क्या करेंगे? सर मैंने यही तो फ़ोन किया था भाई, कैसे चलेगी वहाँ। पासपोर्ट कब बनवाया था? पासपोर्ट को मेरे हिसाब से 1 साल से ऊपर ही होगा सर। तो आपने तो ये एड्रेस तो 2 साल पहले का बता रहे हो आप? है? 2 साल पहले एस ब्लॉक में रहते? हाँ, तो ये बाद में बनाया नहीं। मैंने जो भी हो सर ध्यान नहीं। इससे पहले कौन से देश में कोई और भी कंट्री विजिट की है क्या उन्होंने? ना, कोई कंटिन्यू नहीं। तो 2 साल पहले पासपोर्ट कैसे क्यों बनवाया? वो बाहर जाके काम करते हो? हाँ, इंडो में सर।
क्वालिटी पे कब करता से था। काम? मैं 2005 से कर रहा हूँ नौकरी सर। 2005 से लगा था? हाँ सर। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं 13 से पहले ईवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में किया। वहाँ पे क्या काम था? जे मार्क ऑफिस में ही काम किया, रियल एस्टेट। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यहीं ओमेक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे? आप क्या तैयारी आपकी है बताएं। मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी तो बात हुई है तो क्या कह रही है? फोन पे क्या बताया? मैंने सर तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फ़ोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा कैसे भरोसा है कि वो आ पहुंची है? जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है? ये नहीं पता किस रास्ते से गई है सर। ये आपको नहीं- भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। अरविंद के मुताबिक अंजू ने साल 2020 में विदेश में नौकरी करने की बात कहकर दोनों का पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन उस वक्त अरविंद को पता नहीं था कि पासपोर्ट बनवाने के पीछे वजह कुछ और भी हो सकती है। ग्वालियर की रहने वाली अंजू पिछले 1 साल से खुशखेड़ा स्थित एक नामी 2 व्हीलर कंपनी में काम करती थी। 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया। हाँ ये तो आप 15,000 की जॉब करते हो। हाँ सर। तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से ख्याल आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही थी पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उससे? नहीं, वो बाहर जॉब के लिए कह रही, बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब के लिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई नहीं किया नहीं हो? सर, ऐसे कुछ नहीं। तो इस वाकया से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पहले किसी के टच में थी और आज वो बात आपके सामने आ गई है? नहीं सर, इतना तो मेरे को पता नहीं। कहीं लंबे पहले से तैयारी थी, लंबे टाइम से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ लंबे की तैयारी नहीं थी। वो कह रही थी, मैंने कहा जयपुर फरीदाबाद गई थी एक बार घूमने जी। तो बारिश हो गई थी, मैंने बच्चों को भी बोला था चली जाओ। अगर कहीं पबजी खेला है वो, पबजी खेलने के नहीं, दौरान PUBG वजह तो नहीं खेली इस तरह के मामले हैं। चलिए कोई नहीं, अब आगे की बात यह है कि कहीं सीमा हैदर जैसा मामला अगर कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या तैयारी में हैं, क्या पैरवी करेंगे, क्या आपकी दिमाग इस समय काम कर रहा है बताएं। सर इस समय तो आप लोग आगे, दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा। पहली बार आया, मेरा दिमाग ही ना काम कर। आपको कब पता चला कि वो पाकिस्तान में है? पाकिस्तान के नहीं, लाहौर की बताई है। लाहौर पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में लाहौर बताई, तो मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, उठाई तो बोली कि क्या बोलते हैं, इसने बोली लाहौर में हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा पासपोर्ट लेके गई है क्या? मेरा पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। कह रही हाँ ले गई। तो आपको ये नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? अरे सर मेरे को तो लाहौर ही बस सुना हूँ, पाकिस्तान। बच्चे कितने साल के आपके? एक लड़की 15 साल की है, एक लड़का ये है मेरा मशहूर। क्या नाम है? ये जस्ट आरो, और लड़की का नाम है एंजल। उधर अरविंद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसने अंजू को फोन लगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। वहीं 2 दिन पहले जब अंजू का सोशल मीडिया पर फोन आया तो अंजू ने अरविंद से कहा कि यहाँ बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉल होगा। इसके बाद रविवार को दिन में कॉल करके उसने बताया कि वो यहाँ लाहौर में अपनी एक सहेली के पास आ गई है और 3-4 दिन के बाद वापस घर आ जाएगी। इतना ही नहीं, उसने पति को उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को भी देने से सख्त मना कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद और अंजू के बीच हुई बातचीत का ऑडियो। क्या हाल है? डेविड नहीं, मैं बोल रहा हूँ। क्या हाल है? हैं? अच्छा, खाना खा लिया है? हाँ, यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। हाँ। हाँ। अच्छा ये बता, आने का कब तक है प्लान आने का? आने के छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने, तो क्या कुछ बताई करी है? मेरे ना डॉक्यूमेंट्स मत देना, चीजों को लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा, किसी दिए तो नहीं है ना? ना ना। हेलो? हाँ नहीं दिए ना, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ दिया नहीं ना? ना। हाँ मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा अच्छा देना, बोल के। अच्छा, आने का भी कोई टाइम? मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आने का मैं आज तो ही पता नहीं कब
अफवाह बना रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसलिए लोग परेशान हो गए हैं। इतने मुश्किल से यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई। अच्छा, फ्रेंड के पास? इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ फैमिली है यहाँ पे, मतलब विद्या भी है, सब कुछ है और बच्चे भी हैं, बच्चे की आवाज़ आ ही रही है फिर रोने की। अच्छा अच्छा। हाँ, मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चली गई ना, हमें थोड़ा सा खबर मिलेगी तो वो तो बनाएंगे सारा। अच्छा मीडिया तो मीडिया है ना, तो मेरे पास भी आ रही है मीडिया वालों की। तो अच्छा, अभी मेरी बात हो रही है उनसे चैट पे, ठीक है। हाँ। बाकी मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट लॉक करके रख दो, ऊपर अलमारी में रखी है ना, फाइल सारी लॉक कर दो, उसे बिल्कुल कोई ना दे, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने बोल दिया मीडिया वाले से कि आप घर वालों को परेशान मत करो, कि वो और सब पसंद मत करो। और मैं इन्फॉर्मेशन, वो मेरी बात नहीं हो रही ना, इसलिए वहाँ वो आप लोगों से पूछ। अच्छा अभी अच्छा मैं अच्छा फ्लैट कर रही हूँ, मीडिया वालों से कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। और कोई बात है तो बताओ, मैं अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? दिन में बात करूंगी, अभी रहने दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कल दिन में बात करेगी? हाँ चलो ठीक है। वहीं जब ये खबर आग की तरह फैली तो अंजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर अपनी सफाई दी। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। उधर अंजू की 15 साल की बेटी को नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ है। 3-4 दिन से उसकी माँ घर पर क्यों नहीं है। वहीं उसके 6 साल के बेटे ने बड़ी मासूमियत से बताया कि मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कहाँ है, लेकिन पापा बोलते हैं कि 2-4 दिन में मम्मी वापस घर लौट आएगी। अपनी एक सहेली के घर मिलने गई है। बता दें कि अरविंद मूल रूप से खरपुरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और साल 2005 से भिवाड़ी में रह रहा है। इस मामले पर जब भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा से जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि अंजू के परिवार से इस बाबत अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उधर अंजू के दोस्त नसरुल्लाह जब मीडिया से कतरा रहा है, हालांकि उसने ये जरूर कहा कि अगले 2-3 दिनों में वो और अंजू औपचारिक रूप से सगाई कर लेंगे। साथ ही अंजू फिर 10-12 दिन बाद भारत चली जाएगी। इसके बाद वो शादी के लिए फिर आएगी। गौरतलब है कि नसरुल्लाह अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी इलाके में रहता है। अंजू के दोस्त की माने तो शादी से पहले अंजू एक बार भारत आना चाहती है। ऐसे में सवाल ये है कि उसके मासूम बच्चों और पति के आंसू कहीं उसका दिल पिघला तो नहीं देंगे। साथ ही तलाक लिए बिना दूसरा विवाह भारत में तो अवैध है, लेकिन ये स्थिति को किस तरह से लिया जाएगा ये देखना होगा। बहरहाल सीमा हैदर से मिलता जुलता ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कहानी में अगला मोड़ क्या आता है। सर मेरे को तो इतनी जानकारी है कि मेरे से बात हुई थी जयपुर के लिए जाने की, ठीक है। मेरे को कल शाम को पता चला 6 बजे के आसपास फोन आया था मैं कि लाहौर हूँ, मैं सबको बताती हूँ। ऐसी जानकारी की सबको बता देंगे, तो इससे पहले आपके अलावा किन किन को इस चीज़ की जानकारी थी? इससे किसी को नहीं पता की गई थी कि मैं जा रही हूँ। जैसे कल आपने कहा था कि आपकी साली है, उनके लिए उन्होंने बात करने की, हाँ तो कल ही बताई है सबको, उनको भी कल ही बताया। हाँ, जैसे कि जानकारी निकल कर आ रही है कि आपके जो फैमिलियर है, जो पीछे से जो आपके रिश्तेदार पीछे से जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको शुक्रवार को ही इस बात की जानकारी थी। ये कहाँ तक ठीक है? वो बात हुई थी तो फिर मैंने से फोन किया था उसको, मैडम को मैंने खुद कॉल किया था, वॉइस कॉल ही मैंने बोला था
कि लाहौर कैसे चलेगी, वो पासपोर्ट था तो मेरे पास है, तो बिना पासपोर्ट और वीज़ा से तो जाएगी नहीं। लाहौर का तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपको जानकारी कल मिला है, कल मिला तो कल ही मैंने बात की। लेकिन एक ये भी बात निकल कर आ रही है कि आपके रिश्तेदारों को ये जानकारी थी कि वो शुक्रवार को ही कि पाकिस्तान जा रही है, या आपको जानकारी नहीं थी? इस बात में मेरे को कोई जानकारी नहीं। आपके जो रिश्तेदार हैं उनको जानकारी थी? अब इसके बारे में नहीं बता सकता मैं, रियल में मेरे को कोई बता ही नहीं, और पता रहता तो मैं एक्शन लेता। तो बात हुई क्या आपकी? कब बात हुई? अब कल 1:30 बजे के आसपास बात हुई थी ना। हाँ, ये तो क्या जानकारी मिली, क्या उन्होंने जवाब? वो कह रही मीडिया से बात चल रही है मेरी, और वो कह रहे बच्चे हैं यहाँ, फैमिली है, ऐसी बात हुई कह रही थी। और कह रहे शादी की बात बोली तो शादी के तो मना कर रही थी। जैसा कि जानकारी मिल रही है, नसरुल्ला जिस व्यक्ति से मिलने पहुंची है, नसरुल्ला का कहना यह है कि अभी हम सगाई करेंगे, ये फिर वापस हिंदुस्तान चली जाएगी और उसके बाद हम शादी करेंगे। तो ये जानकारी क्या आपको मिली है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, नहीं है जानकारी मेरे को। अगर ऐसी जानकारी मिलती है या इसमें कहीं सच्चाई भी है तो आपका क्या कदम रहेगा, या क्या आप पैरवी करेंगे? सर, अगर इसको ऐसी करनी होती तो पहले भी कर ले सकती थी। क्या आज अभी भी आपको ये भरोसा है कि ये जानकारी है, जो सूचना की गलत है? अब गलत तो बता नहीं सकता मैं, आप लोग जो जिससे आ रहा हो वो मैं वही सुनूंगा। हाँ। तो जब यहाँ से अंजू निकली थी, कहाँ का बोलकर निकली थी? हम तो जयपुर का ही बात कर रहे थे, हाँ भाई जयपुर कब तक पहुँच जाएगी, इतना चाह रहे, यही बात हुई है हमारी। जयपुर क्यों जाना था? वो कह रही थी एक सहेली क्या जाऊंगी, वहीं मिलूंगी, वहीं घूमूंगी, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा हमारा। तो क्या कुछ डिस्टर्ब थी कि जो माइंड फ्रेश होगी? वो थोड़ा वो नेपाली के चक्कर में था, उसका दिमाग थोड़ा। क्या पूरा पसंद था? वो नेपाली थोड़ा फोन करके परेशान करता था। किस तरीके से परेशान करते? जैसे कि तुम मेरे से बात कर लिया करो, ऐसे तो इस मामले का कोई आपने FIR वो मैडम नहीं कराई है। हाँ, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? करवाई तो बात नहीं, वो गई थी सर के अपने साथ। तो अभी घर में आपकी जो घर के माहौल की बात करें, कितने आपको बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक हमारा साला है, एक उसकी घरवाली है। तो बच्चों की उम्र क्या होगी? एक लड़की की 15 साल है, लड़का 5 साल। तो अब आपको पूरा भरोसा है कि अंजू पाकिस्तान से वापस आएगी? अगर वीजा के साथ गई तो आना चाहिए, कोई गिलवली होता तो दिक्कत है। सीमा हैदर के मामले को लेकर इसमें ये तो है कि वो लीगली पाकिस्तान गई है, वो तो सीमा का अलग बात है और इसमें बहुत फर्क है। तो जैसे आपने इस मामले को सुना, ये जानकारी आपको मिली, सीमा हैदर पहले ही हिंदुस्तान में चर्चित है, कहीं आपको लगा नहीं कहीं आपके साथ भी इस तरह का हो गया? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं पता कि ऐसा होगा। तो अभी जैसे रात से मीडिया के जरिए भी आपको पूरी जानकारी मिल रही है, पल की अपडेट आपको मिल रही है, तो अब मैं आपको न्यूज नहीं देख पा रहा हूँ। न्यूज नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे सवाल पुटअप करते हैं या कोई भी लोग आते हैं मीडिया के, वो आपसे बात तो करते हैं, तो वो उसी चीज के आधार पर बात करते हैं। तो अब इसमें आपने क्या मन बनाया, क्या तैयार है, क्या आप अपनी तरफ से पैरवी करेंगे? मेरी कहने का सरकार से गुजारिश है, अगर गलत है, अगर इंग्लिश से गई है तो सजा मिलनी चाहिए, अगर वीजा पासपोर्ट के साथ गई तो होना चाहिए। बात करें आप तो एक तो उनके पति की हैसियत से बात करें, एक बच्चों की माँ भी है, बच्चे भी। हाँ, पीछे बच्चों की माँ है। बच्चों का क्या? बच्चे तो कह रहे मम्मी कब आओगे, वो कह रही मैं आऊंगी बेटा दिन। तो क्या बच्चों से बात हुई है? कल हुई थी ना, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी बच्चों से। हाँ, बच्चों से भी बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। अलवर शहर को लगता है कि आवारा पशुओं और श्वानों के हवाले कर दिया गया है। आए दिन सामने आती घटनाएं तो इसी की ओर इशारा कर रही हैं। इसी कड़ी में शहर के स्कीम 1 में पागल श्वान ने जमकर आतंक मचाया और 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। ऐसे में कॉलोनी में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और वे घरों में घुस गए। साथ ही घायल हुए लोगों ने जिला अस्पताल में उपचार करवाया। स्थानीय महिला ममता विजयवर्गीय ने बताया कि स्कीम 1 स्थित कबूतर पार्क के पास पागल श्वान ने करीब 18 लोगों को काटकर उनके हाथ पैर में घाव कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में घूमते श्वानों को पकड़ने के लिए नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में बंदर भी काफी संख्या में हैं और वे घरों में घुसकर काटने के अलावा सामान भी उठाकर ले जाते हैं। स्कीम नंबर 1 जो कि अलवर की पोस्ट कॉलोनी खाई जाती है, उसमें बंदर, कुत्ते, गाय, आवारा पशुओं की भरमार है। आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना होती रहती है। कभी बंदर खा जाता है, आज करीब 18-19 लोगों को कुत्ते ने खा लिया।
और स्कीम नंबर 1 में आम आदमी में भय व्याप्त है और नगर परिषद का जो काम है सफाई का या आवारा पशुओं को पकड़ने का, उसका ध्यान वहाँ नहीं हो करके शहर में इतने बुरे हाल हो रहे हैं। न सड़क है, न सफाई है, न गंदगी से निजात मिल रही है आम आदमी को। आम आदमी मेरे को परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शहर में कुत्ते नहीं पकड़े जा रहे नगर परिषद से? अब आपको के सामने है ना कि 18 से 19 लोगों को कुत्तों ने खा लिया। बंदरों की से इतने स्कीम नंबर 1 में आतंक मचा हुआ है, हर आदमी परेशान है। बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर परिषद का ध्यान है ही नहीं। उधर 200 फुट रोड पर नमन होटल के पास एक युवक को सांड ने टक्कर मार दी। इसके बाद युवक नाले में गिर गया। उसे स्थानीय लोगों द्वारा नाले से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जितेंद्र कुमार तसई कठुमर का रहने वाला था और अलवर में बस स्टैंड स्थित शॉप पर काम करता था। वह घर लौटते समय किसी काम से नमन होटल की तरफ गया था। इसी दौरान सामने से आ रहे सांड ने उसे सींग मार दिया। तो इनका भैया का जीतन कुमार नाम था सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये टेलको सर्किल में रहता है सर, जसवंत नगर में। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे से तो सर इनका गांव है, नगर के पास गांव है कोई। अच्छा, क्या काम करते थे ये? सर ये कोरियर में काम करते हैं, साई पार्सल में। अच्छा, तो क्या हुआ था आज इनके साथ? सर ये तो ड्यूटी से आ रहे थे, तो आने के बाद में पहले क्या है 200 फुट पे एक ऑफिस हो रहा है फ्लिपकार्ट का। अच्छा, तो उसके लगभग 100-150-200 मीटर के आसपास बगल में एक दुकान थी हलवाई की, उसके सामने एक नाला था। उसमें वहाँ से पूछने बताया गया है कि पड़ोसी वगैरह जो दुकान वगैरह जिनकी थी, उन्होंने बोला है कि किसी बिंजार ने इसने धक्का मारा है, मतलब मूंड की दी उसमें। अच्छा, तो इससे वो उस नाले में जाके गिरा है। तो कहाँ लगी है इनके? सर लगने का तो पता नहीं हो, तो अभी डॉक्टर साहब बताएंगे कहाँ लगी है, लेकिन उसके अंदर पानी गया था गंदा। तो उससे बताया जा रहा, तो फेफड़ों में पानी जाने से ये खत्म हो चुके हैं। नहीं सर, पार्सल तो था, पहले उधर जॉब करता, तब क्या है बस स्टैंड पे करते थे। अब आज पता नहीं कि बोल रहे हैं कि साथ वाले कहाँ है कि सरदार जी आ रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि मैंने भगत सिंह छोड़ा था इनको। और ये भगत सिंह से 200 फुट क्यों आए इसका पता नहीं है अभी। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? क्या रहने वाले? तो ये रहते हैं टेलको सर्किल पे रहते हैं फिलहाल। वैसे दिन का नगर के पास कोई गाँव है उसमें रहते हैं। कुल मिलाकर संबंधित महकमे खामोश हैं और आवारा पशुओं एवं श्वानों की वजह से लोगों की जान पर बनाई है। और वहीं नौगांवा थाना अंतर्गत बरामदा गांव में भी एक पागल श्वान ने 3 बच्चों को काट लिया। इनका अलवर के सामान्य चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। घायलों में सैफरीन, फैजान और अरमान शामिल हैं। इनमें से अरमान की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तीनों बच्चे पहली से लेकर तीसरी कक्षा के छात्र हैं। स्कूल से आते समय आवारा श्वान ने उन पर हमला कर दिया। नौगांवा क्या हुआ था? एक कुत्ता ने खाया बच्चे। कितने लोगों को? 4 लोगों को खाया। क्या पागल था क्या कुत्ता? हाँ पागल है। कब से हो रही है घटना? भैया बरामदा की ताज की है। पहले भी कोई खाना खाया नहीं, पहले का था हमको पता नहीं, बरामदा में ताज खाया। कैसा मतलब आवारा कुत्ता है? हाँ आवारा कुत्ता। ये स्कूल से जा रहा था, बच्चा एक अंदर है, वो स्कूल से जा रहा था, रास्ते में खा लिया। फिर उसको मारने भागे कुत्ते को, तो ये बच्चा रास्ते में आ गया, इसको खा लिया। फिर एक लड़की और उसको भी खा लिया। एक लड़का भी आया नहीं है पीछे, उसको भी 4 बच्चों को खाया। इनका एक का तो सैफरीन, फैजान, अरमान, 3 का तो पता, चौथे का मेरे को मालूम नहीं। ये तो पहली में पढ़ता है, उसका पता नहीं है कौन सी क्लास में पढ़ता है। स्कूल से 12। किसने बचाया फिर? बचाने तो फिर बाद में, पहले तो वहाँ पे कोई नहीं था, बाद में तो काफी लोग पहुँच गए थे। फपेट के चला गया? हाँ नहीं, फपेट के चला नहीं, वहीं पे था, बाद में काफी लोग। अब तो भगा दिया उसको। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टीकरी निवासी युवक की हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मौत के आरोप लग रहे हैं। सोमवार को क्षेत्र के हजारों लोग गोविंदगढ़ थाने पहुंचे। यहां मौजूद अलवर सदर शेर मोहम्मद और अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दिए बिना 20 जुलाई को टीकरी निवासी सैकुल को ले गई थी। इसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु की सूचना मिली। वहीं जब परिजन गोविंदगढ़ थाने में हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो घटना हरियाणा की होने के कारण उन्हें वही मामला दर्ज कराने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद के साइबर क्राइम थाने में 13 जुलाई को दर्ज मामले में कोलकाता में फ्लैट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की बात कही गई थी। इसकी जांच करने के नाम पर टीकरी गांव निवासी सैकुल को हरियाणा पुलिस लेकर गई थी। वहीं परिजनों के अनुसार
सैकुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और वह साजिश का शिकार हुआ है। गौरतलब है कि सैकुल की शादी 2 माह पूर्व ही हुई थी। उधर घटना के बाद अलवर सदर शेर मोहम्मद के अलावा रामहित जाटव, फजरुद्दीन खान और अनवर खान आदि गोविंदगढ़ थाने पहुंचे। भाई आपके थाना क्षेत्र से कोई लोगों को उठा रहे हैं, दूसरे राज्य की पुलिस है, गुंडे कौन है, हमें क्या पता, वो तो आपको पता होना चाहिए। यदि पुलिस है तो आपको पुलिस ने जानकारी दी होगी, हम तो नहीं मान सकते वो पुलिस थी। यदि पुलिस आती तो आपके थाने में जानकारी देते, आप उनके साथ 1-2 कांस्टेबल देते पुलिस को, यही तो बात है। आपसे अनुमति लेते, हम कैसे मान लें कि वो पुलिस ने उठाए? हम तो ये मानते गुंडों ने मारा है। और यदि ली है तो आप बताओ आपके कौन कौन कांस्टेबल थे उसकी गिरफ्तारी में? ये तो हमें ऐसे जो बताएगा ना, यहाँ ऐसे तो हम 6 दिन भी बैठेंगे, 6 दिन में ऐसे तो कल को हमारे और को उठा लेगा। हमारे ये नहीं लेगा तो हमें लिखित में दे इस बात को कि मैं इस पर्पज पे FIR दर्ज नहीं कर सकता है। बिल्कुल हमें संतुष्टपूर्वक जवाब दे दे, फिर आगे चलो। हमें इसे हंगामा नहीं करना, हमें यार राजनीति नहीं करनी, हंगामा नहीं करना, हमें संतुष्टपूर्वक जवाब दे दे भाई मैं इस पर्पज पे FIR दर्ज नहीं ले सकता। 21 तारीख की दरमियानी रात में इन्होंने एक इनोसेंट लड़के को, जो लड़का अपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, पहले भी एग्ज़ाम दे चुका है वो, उस लड़के को इन्होंने गलत फहमी में उठाया या किस तरह से, ना उसके खिलाफ किस तरह कोई मुकदमा है, ना कि हरियाणा की जो CI पुलिस ने उसने उसको उठा करके और यहाँ से मारते पीटते उसको लेकर गए हैं। घर वालों को सूचना दी गई 2 दिन पहले कि आपका लड़का यहाँ इस तरह से हमने अरेस्ट किया हुआ है। जब भी वहाँ पहुँचे इन्होंने देखी इसकी स्थिति तो वो बिल्कुल बेहोश स्थिति में था, सिर्फ बोल पा रहा था और बार बार थाने पे उससे ये कहलवाया जा रहा था, जैसा मेरे सुनने में आया है कि मुझे पुलिस ने नहीं मारा है, मुझे पुलिस ने नहीं मारा है। तो समझ से ये बाहर है कि पुलिस कस्टडी में एक आदमी को पुलिस यहाँ से उठा के ले जाती है, हरियाणा की पुलिस, और उसको ले जाकर जान से मार देती है। जो इतना सख्त कानून है इसके खिलाफ कि फांसी का प्रावधान है कि जब पुलिस इस तरह से एक इनोसेंट, अगर इनोसेंट तो छोड़िए, अगर अपराधी को भी इस तरह से गिरफ्तार करके ले जा रहे पुलिस कस्टडी में मरता है तो भी फांसी तक का प्रावधान है। बड़े अफसोस की बात है कि किस नीति के तहत कैसे हरियाणा की पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। फिर दूसरा हमारा सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बाध्य नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप मुकामी थाने में अपनी आमद कराते हैं, उसके बाद रवानी कराते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की स्थानीय पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई। एक तरह से ये भी गैरकानूनी काम है उनका। मैं ये कहता हूँ, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और पूरा मीडिया में ये हमारी खबर जानी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले ये कहते हैं वो साइबर ठगी का अपराधी है तो उससे पहले का जुर्म उसके खिलाफ बता दें या उसके नाम कोई FIR दर्ज बता दें, या इस जिस FIR में उसको अनुसंधान में इन्होंने मुलजिम माना है अब। क्योंकि जब ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस लड़के के साथ इन्होंने मारपीट की है और इस लड़के को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया है तो इन्होंने अपने अनुसंधान में दिखा दिया कि ये भी हमारा वांटेड है। लेकिन साइबर ठगी में आदमी कैसे वांटेड होता है? ये जो मोबाइल है, लेन देन ऑनलाइन होता है, अकाउंट नंबर होते हैं, खाते में आते हैं, या किसी साइबर ठग से वो बात कर रहा हो या किसी से कांटेक्ट में हो। भाई मुझे आप साइबर ठग तभी तो कहेंगे तब मैं किसी ठग के कांटेक्ट में हूँ, या मैंने मेरे अपना अकाउंट में पैसा डलवाया है, या मैंने कहीं किसी पर लेन देन कराया है, या किसी साइबर ठग से किसी को मिलवाया है। कहीं पर तो मेरा जिक्र होना चाहिए। जब कहीं पर जिक्र नहीं है तो फिर उस लड़के को जान से मारने का क्या अधिकार है? एक आरोपी सैकुल की ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हुई, इस संबंध में न्यायालय को अवगत कराया गया है, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें, पूरा मामला ये है कि फरीदाबाद निवासी को फ्रॉड दिलाने के नाम पे ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगी का मामला 13 जुलाई को साइबर थाना NIT में दर्ज किया गया था, जिसकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि इनमें 4-5 आरोपियों की संलिप्तता है, जिसमें से 20 जुलाई को आरोपी धर्मेंद्र, नरेंद्र, साबिर और मोहम्मद अली को टप्पल यूपी के एरिया से काबू करके और फिर उनकी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी डाली गई थी 20 जुलाई को। उन्हीं की पूछताछ में आरोपी सैकुल का नाम सामने आया था, और जिसको मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से 20 जुलाई को ही अरेस्ट किया गया। इनको अगले दिन 21 जुलाई को सभी फैक्ट्स के साथ कोर्ट में पेश किया गया है। जज साहब ने सारे फैक्ट्स देखने के बाद आरोपी का 10 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया था। आरोपी का मेडिकल जांच कराई गई थी सभी की कानूनी प्रक्रिया के तहत।
21 जुलाई को आरोपी ने बताया कि उसको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, जिसे तुरंत बीके हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने उसको मेडिसिन एडवाइस की और उसको मेडिसिन के बाद उसको बताया कि ये नॉर्मल है, थोड़ा ठीक हो जाएगा। अगले दिन आरोपी से फिर 22 जुलाई को फिर आरोपी ने शिकायत की कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है। अब उसको फिर से हॉस्पिटल लेके गए, फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दोबारा से एडवाइस की और आरोपी को किसी तरह की कोई भारी चोट या कोई इस तरह की चोट कहीं से भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसी प्रक्रिया में आरोपी ने आज फिर शिकायत करी सुबह, तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, बीके हॉस्पिटल, जहाँ उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया है, जहाँ से न्यायालय ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नियुक्त किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आकृति वर्मा इनकी जांच कर रही है और इनका जो पोस्टमार्टम है आरोपी मृतक सैकुल का, ये डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसमें जो भी फैक्ट्स हैं अभी जांच के दौरान जो पता लगेगा उसमें सभी पता लग जाएगा और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण का पता लगेगा। मजिस्ट्रेट जांच में जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है उसके बाद जो भी कानून कार्रवाई वो की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी की समय उनके परिवार को सूचित किया गया था 20 तारीख को जैसे ही अरेस्ट किया था और इसमें उनके गांव के सरपंच ताहिर और अन्य 2-3 लोग आए थे, जिसमें इनके ब्रदर को भी सूचित किया गया था। वो आए थे, वो थाने में भी आए थे, आरोपियों से मिलके गए हैं। बाद में जब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल में भी वो ताहिर सरपंच और 2 लोग थे वो उसमें आए। अलवर नगर परिषद में सोमवार को आंदोलन की राजनीति गरमाई रही। एक ओर तो कांग्रेस के पार्षदों ने धरना देने के साथ ही सभापति का इस्तीफा मांगा। इसके अलावा भाजपाई पार्षदों ने आयुक्त कक्ष के सामने प्रदर्शन किया। यहां सभापति के चैम्बर के बाहर कांग्रेसी पार्षद बैठ गए। इस दौरान पार्षद विक्रम यादव ने आरोप लगाया कि जनता त्रस्त है और सभापति मस्त है। उन्होंने सभापति को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की सलाह भी दी। यादव के अनुसार अलवर शहर के लोग सफाई और रोड लाइट बदइंतजामी सहित आवारा पशुओं आदि से परेशान हैं। इसके अलावा नगर परिषद में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, साथ ही नई रोड लाइट और सफाई के टेंडर अटके हुए हैं। जनता त्रस्त, सभापति मस्त, 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 जनता त्रस्त। जो हमारा धरना है सभी कांग्रेस पार्षदों का, वो धरना है अलवर शहर की जो जनता त्रस्त है, रोड लाइटों के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, आवारा पशु के लिए। आप आए दिन अखबार में मीडियम के माध्यम से सब लोगों को अवगत है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, नाले खुले पड़े हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और नगर परिषद के अंदर 38 करोड़ के बिना किसी जानकारी, पार्षद की जानकारी, बिना किसी बोर्ड की मीटिंग, बिना किसी के राय मशवरे के अपने मनमर्जी से टेंडर कराए जा रहे हैं। टेंडर के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता की गाड़ी कमाई को खाया जा रहा है, जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। और आज वर्तमान समय में आप देखो, कल ही रात को एक आवारा सांड की टक्कर से एक युवक की 31 वर्ष के युवक की मौत हुई है, जो सीधा सवाल नगर परिषद प्रशासन पे, नगर परिषद की दोनों मुख्य सीटों पे पूरा आता है कि आप क्या देख रहे हैं। आप पूरे शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, अतिक्रमण का बाढ़ लगी पड़ी है, अवैध निर्माण, छूट के अवैध निर्माण में कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। शहर की सफाई व्यवस्था इसको लेके ये बड़े बड़े दावे करते हैं। जो वर्तमान टेंडर चल रहा है उससे 3 गुना 4 गुना राशि बढ़ाकर लगा दी जाती है और उसमें खुद में शराइतों के ऊपर जो मेन शराइतें बनाई जाती है उन ना सभापति के साइन है ना कमिश्नर के साइन है। क्यों? कमेटी से आप काम चला लोगे। 40 पार्षदों ने लिखित शिकायत दी कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, शहर के विषयों पर चर्चा की जाए। क्यों नहीं बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी? एक बजट की मीटिंग को बुला के तीसरी कर दी जाती। उसके बाद आज 1.5 साल में एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाएगी। जनता की मांगे हैं, जनता की मांगों को उठाने का पार्षद का कार्य क्या है? जनता की मांगों को सदन में उठाना। जब सदन में बोर्ड की मीटिंग उठाई जाती है तो पार्षदों को किस बात की जिम्मेदारी है? जनता की आवाज़ उठाने की। जनता की आवाज़ हम बार बार उठाते हैं, लेकिन ये सीट पे बैठे लोग जनता की आवाज़ को नकारते हैं और मनमर्जी करते हैं। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बना पड़ा है नगर परिषद, जिसके जिम्मेदार ये लोग हैं, ये प्रशासन है और ये लोग हैं। इनके खिलाफ हम लिखित शिकायत भी बार बार कर चुके हैं, जनता की आवाज़ भी उठा चुके हैं और अगला कदम हम सभी पार्षदों का है। आज हम कर रहे हैं, इसके बाद कल ही सभी पार्षद, हम कांग्रेस पार्षद मिलकर मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी रंधावा जी के पास जाएंगे और उसकी शिकायत पूरी पुरजोर तरीके से करें। वहीं इस दौरान पार्षद प्रीतम मेहंदी रत्ता, विक्रम यादव, पूर्व सभापति मुकेश सारवान, नारायण साईवाल,
लोचन यादव, धारा सिंह, राजेश सैनी, रमा देवी और मनोनीत पार्षद गौरीशंकर विजय मौजूद रहे। उधर भाजपा के पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर भ्रष्ट नगर परिषद मुर्दाबाद और भ्रष्टाचार के कारण रोड लाइट बंद होने जैसे शब्द लिखे हुए थे। इस दौरान पार्षद सतीश यादव ने कहा कि नगर परिषद के द्वारा रोड लाइट की सुध नहीं ली जा रही। इसके अलावा सफाई के ठेके को 3 गुना अधिक दामों में देने की तैयारी है। दूसरी ओर वार्डों में बंदर और आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। हम यहाँ पर आज बीजेपी के पार्षद इसलिए धरने पर बैठे हैं कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि शहर में रोड लाइट की व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। अब तक के इतिहास में कभी भी इतने लंबे समय तक कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं हुई कि इतने 2 महीने तक रोड लाइटों का काम बंद पड़ा हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ठेका पिछले साल जिस रेट में छूटा उसके बाद में लगा 3 गुना ज़्यादा रेट में ठेका देने की व्यवस्था की जा रही हो। आप सबको जिस बात की जानकारी नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार है शायद कहीं भी नहीं है, और ये भ्रष्टाचार पिछले दिनों उजागर भी हो चुका है और अब उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा। कोई समिति बनी बताई जो 37 करोड़ का ठेका कर रहे, जो 10-12 करोड़ का ठेका था शहर की सफाई का, सिर्फ उसमें व्यवस्था ठीक करनी थी, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग करनी थी काम की, लेकिन अधिकारी कर्मचारी मॉनिटरिंग करेंगे नहीं। लगातार बजट बढ़ाए जाएंगे, सफाई फिर भी नहीं होनी। इस शहर की जनता का कमाई का आधी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा, उसको भ्रष्टाचार में उड़ाने की व्यवस्था की जा रही है। रोड लाइट खरीदी जानी थी, टेंडर NIT लग गई थी, लेकिन टेंडर इसलिए नहीं थी कि उसमें माल की व्यवस्था नहीं हुई, खरीदी जाती। आज इस मौसम में जब अंधेरा है, जहाँ पर सड़कें तक भी नहीं है, बरसात के मौसम में वहाँ लाइटें लगती तो लोगों को आवागमन में सुविधा होती। बहुत सी चीज़ें लगातार शहर में आ रही हैं। हम बंदर पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, आवारा पशु पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, आवारा कुत्ते पकड़वाने की मांग कर रहे हैं। आज तो पूरे अखबार ही इस खबर से छपे पड़े। अब आप बताओ क्या जवाब दे शहर की जनता को। हम जब शहर में निकलते तो जनता जवाब मांगती है कि अब तो सब कुछ ही आपका है, आप इस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन सोया पड़ा है। नगर परिषद अपने काम से बिल्कुल विमुख हो चुकी है, वो काम नहीं करना चाहती है। इसी बात को लेकर के मांग। उधर सभापति घनश्याम गुर्जर का कहना है कि धरना दे रहे पार्षदों ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत नहीं कराया है। यदि पार्षद समस्या बताएंगे तो आयुक्त से संपर्क कर समाधान का प्रयास किया जाएगा। मुझे इन्होंने एक बार भी अवगत नहीं कराया कि किस विषय को लेकर ये धरना दे रहे। पहला तो इनका ये फर्ज है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे आके एक बार ये दें कि भाई हम इस विषय को लेकर बात करना चाहते हैं। उस विषय से जो भी संबंधित अधिकारी है उस समय उसकी जानकारी लूँगा, इनको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि भाई आप किस विषय पे लेकर बैठे हैं, वो विषय मुझे बताएं आकर। कि बाकी आपको लोगों को इन्होंने क्या विषय बताया है, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक भी इन्होंने आके विषय नहीं बताया कि आप किस विषय को लेकर धरना दे रहे हो। मैं कर रहा हूँ धरना, आप किस विषय को लेकर अनुचित है। आप इस तरीके से धरना जो दे रहे हो, ये दे रहे हो, आप उसकी जानकारी के लिए मुझे बताओ ना कि आप किस विषय को लेकर धरना दे रहे हो। मैं उस विषय की जानकारी करके उस अधिकारी से पूछूंगा आप किस विषय को लेकर धरना दे रहे हो। नहीं, आज आयुक्त महोदय नहीं है, कमिश्नर साहब आज अलवर से बाहर है, इसी विषय को लेकर कोई हाईकोर्ट का कोई है उस पर गए हुए हैं, तो उनसे मैं इस चीज़ के लिए कहता कि भाई आप ये क्या विषय है, कल आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कल आ जाएं, जो उनके सामने अपनी बात को रखें और उस बात का समाधान जब ही होगा। जिले के राजगढ़ क्षेत्र में अपहरण और ब्लाइंड मर्डर की घटना का खुलासा हुआ है। साथ ही राजगढ़ पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें दौसा जिले का रामनारायण सैनी, रामचरण सैनी, गंगा बिशन बैरवा और प्रेमाराम कोली शामिल हैं। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार इसे लेकर राजगढ़ क्षेत्र में परिवादी ने रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि 7 जुलाई को 2 अज्ञात लोग उसके मामा खिलाड़ी राम को गाड़ी में बिठा कर ले गए। बताया जाता है कि खिलाड़ी राम जादू टोने का काम करता था। आरोपी को शक था कि उसके पुत्र को खिलाड़ी राम ने जादू टोना कर मार दिया। इसके चलते एक आरोपी प्रेमाराम के जरिए रामनारायण को हत्या के लिए 1.5 लाख की सुपारी दी गई थी। रामनारायण ने अपने रिश्तेदार रामचरण के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को गुल्लाना के समीप रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था। देखिए, पहले दिनांक 12 जुलाई को एक मिसिंग रिपोर्ट आई थी एक व्यक्ति खिलाड़ी राम की, और उस पर प्रकरण दर्ज किया गया था और बाद में उसकी बॉडी वहीं राजगढ़ इलाके में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात आई थी कि उसकी हत्या गला दबा करके की गई है। तो इसमें पुलिस ने, जो सीओ राजगढ़ है और एसएचओ राजगढ़, इनकी टीम ने अनुसंधान करते हुए ये खुलासा किया कि गंगा बिशन नाम से एक व्यक्ति है जो इसका परिचित था खिलाड़ी राम का, और खिलाड़ी राम कुछ जादू टोना किया करता था। तो गंगा बिशन का जब बच्चा बीमार हुआ तो इससे उसने कुछ इलाज वगैरह कराया और बाद में उसकी बच्चे की 16 अप्रैल को मृत्यु हो गई। वो ये मानता था कि उसके बच्चे की मृत्यु इसके गलत जादू टोने और इसके लिए ये जिम्मेदार है। तो इसलिए उसने अपना एक साथी है प्रेमा राम, उसको लिया और उसके माध्यम से इसको मारने की योजना बनाई। और इन्होंने 2 लोग, राम नारायण और रामचरण, इनको एज कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया, जिनको 50,000 रुपये एडवांस दिए गए और ये कहा गया कि बाकी राशि काम होने के बाद दी जाएगी। इन्होंने खिलाड़ी राम को किडनैप किया और गाड़ी के अंदर ही कपड़े से गला घोट के उसका मर्डर किया और उसको फिर एक्सीडेंट दिखाने के लिए बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया। तो इस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो 4 आरोपी हैं, गंगा बिशन, प्रेमा राम, राम नारायण और रामचरण, उनको गिरफ्तार किया है। वो जो गाड़ी प्रयोग में लाई गई थी उसको बरामद किया। फिरौती वाली बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है। तो ये ज़रूर है, पहले अपहरण हुआ और अपहरण के बाद मर्डर हुआ, पर अभी तक फिरौती वाली कोई बात सामने नहीं आई। शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने मोबाइल लूटकर फरार हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार काली मोरी मार्ग पर देशराज मीणा के मोबाइल को छीनकर एक आरोपी फरार हुआ था। जांच के बाद तुलेड़ा निवासी गुलफाम खान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके कब्जे से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। ये पहले 25/6/2023 को थाने पर मुकदमा हुआ मोबाइल छीनने के बारे में, जिस पे मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। कॉल डिटेल निकलवाई गई तो गुलफान नाम के लड़के ने सिम लगा रखी थी, जो उसकी तलाश की, जो बीच में गुजरात चला गया, जो अब आया है। जो 23 तारीख को उसके घर जाके उसको पूछताछ के लिए लाए तो उस पर मोबाइल मिला जिसका नाम गुलफान खान और बोला जनाब अब्दुल गफूर है, जिसको मुकदमा कहाँ का रहने वाला है? ये तुलेड़ा का पास का है। कहाँ पे इसने वारदात को अंजाम दिया था? काली मोरी रोड FCI गोदाम के पास। किसने मामला दर्ज कराया? स्कूटी से जाते हुए एक लड़का है, देशराज मीणा है, माचाड़ी का रहने वाला है। उसने मुकदमा दर्ज कराया, इसका अनुसंधान कर मुलजिम को गिरफ्तार। क्या कबूल किया इसने? बिल्कुल कबूल किया। मोबाइल बरामद कर लिया? मोबाइल बरामद कर लिया। आज न्यायालय में पेश कर? आज न्यायालय में। उद्योगनगर थाना अंतर्गत ग्राम सालपुरी में 40 वर्षीय विवाहिता ने जहरीली दवा का सेवन कर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय रेखा यादव ने रविवार शाम गेहूं में रखने वाली दवा खा ली। अचेत महिला को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सालपुरी के पूर्व सरपंच बनवारी लाल धोबी ने बताया कि महिला मानसिक रूप से कमजोर थी और उसके 4 बच्चे हैं। सालपुरी के रहने वाले हैं और कोई उसका कुछ दिमाग से अपसेट थी तो उसने कोई पाउजन पी लिया था, बस ये बात। कब का मामला है? कल का मामला है। क्या नाम पता है? नाम पता तो अभी छोरा गुनाव का ही है, जीडी है, जीडी जो जिनकी डेथ हुई वो उसकी मिसेज है। क्या नाम? नाम का तो मुझे पता नहीं। कौन सा गांव के हैं? सालपुरी के रहने वाले। घर पे कोई था नहीं क्या जिस समय इन्होंने? हाँ, घर पे कोई नहीं था। शिल्प कला एवं माटी बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर सोमवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किए जाने के मामले में तो टिप्पणी नहीं की, लेकिन पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट की ओर से उठाए गए सवालों पर कहा कि गहलोत सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। इसके अलावा अब कानून भी पास किया गया है जिससे पेपर लीक माफिया में खौफ पैदा हो। गैदर के अनुसार सीएम अशोक गहलोत ने अनेक जनहित की योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं और कार्यकर्ताओं के बल पर आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी चुटकी ली कि भाजपा में अनेक गुट हैं और सब सीएम की दावेदारी के लिए लड़ रहे हैं। सारे मिलके चुनाव लड़ेंगे और मिलके एक साथ, जब ये सभी ने कह दिया कि हम एक साथ मिलके चुनाव, पायलट साहब हमारी पार्टी के एक पूरी तरह से पार्टी सब लोग मिलकर के पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी ने ये कहा है कि हम इस चुनाव के अंदर एक साथ होकर के चुनाव लड़ेंगे। अब हमारी प्राथमिकता दोबारा सरकार बनाना है। तो आपस में गुटों में बंटी हुई है, कितने गुटों में बंटी हुई है, कितने ग्रुप हैं उनके आपस में, सब सीएम के दावेदार हैं, तो इसलिए भाजपा की स्थिति तो खराब है ही। इसमें देखो, ये
पार्टी उस पर वाच कर रही है, जो भी पार्टी निर्णय लेगी। देखो, पेपर लीक के प्रकरण में आप सबको पता है कि जितनी कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है उतनी शायद कहीं भी किसी ने भी नहीं की। चोरी होती है, लेकिन चोरी होने के बाद चोर को पकड़ना सरकार का काम है, उस पर कार्रवाई करना सरकार का काम है, और वो सरकार ने बेहतरीन तरीके से। तो चोर कोई भी हो सकता है, लेकिन चोर को पकड़ा है सरकार का आदमी है, तो भी उस पर चोर जैसी कार्रवाई हुई है, और का कोई आदमी है तो भी उस पर चोर जैसी कार्रवाई हुई। उधर गैदर ने शिल्प एवं माटी कला ऐप के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पहली दफा जो विद्युत चालित चाक राजस्थान सरकार की पहली योजना है, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमें बीकानेर संभाग के लिए मिली, तो हम लोगों ने विद्युत चालित चाक वितरित किए हैं। उसके माध्यम से जो आर्टिजन है वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, कम मेहनत में काम कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, इसके लिए वो काम कर सकते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। अब 2023-24 के बजट में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने 5-5 हज़ार रुपये की औजारों की किट इन आर्टिजनों को देने की घोषणा की है, जिसके तहत हम लोगों ने ऐप लॉन्च करके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। और उसके माध्यम से ज़्यादा 10,000 आर्टिजन जो मिट्टी कला से जुड़े हुए हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये के औजारों की किट राजस्थान में दी जाएगी। इसी तरह से निरोगी राजस्थान, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का नारा है, निरोगी राजस्थान को सफल बनाने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का बहुत बड़ा उपयोग है। इसके माध्यम से ज़्यादा लोग मिट्टी के बर्तनों को खरीद करके मिट्टी के बर्तनों में खाना पका करके अपने आप को मजबूत, स्वास्थ्य दृष्टि से यानी मजबूत होने का काम करेंगे। राजस्थान सरकार ने पहली दफा एग्जीबिशन के अंदर, मेले के अंदर जो कुम्हारी कला से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना सामान ले जाकर के बेचते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है, जिसके माध्यम से वो लोग वहां जाकर के अपना सामान बेचेंगे। यदि उनका सामान नहीं भी बिकेगा तो भी 10,000 रुपये के माध्यम से उनको उनकी दिहाड़ी मिलेगी, तो इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन उनको मिलेगा और कुम्हारी कला जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप KS बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स,
जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित हनुमान सर्किल के समीप एटीएम के जरिए ठगी की घटना सामने आई है। यहां आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से राशि निकालने के दौरान कुछ शातिरों ने युवक का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 2 बार में 25,000 रुपए निकाल लिए। इसे लेकर पीड़ित ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित दयाराम मीणा इटाराना सर्किल क्षेत्र का निवासी है। उधर ठगी की बात सामने आने के बाद वह तुरंत बैंक पहुंचा और एटीएम को लॉक करवाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एटीएम से पैसे निकलवाने गया था, 2 बार तो ट्रांजेक्शन फेल हो गए थे। ये हनुमान सर्किल से पहले आईसीआईसीआई एटीएम है, उससे पैसे निकलवाए थे। वहीं पे 2 बंदे, एक बंदा था पहले तो पीछे खड़ा था वो, तो उसी टाइम शायद उसने मेरे पिन वगैरह देखे होंगे। फिर दूसरा बंदा भी लिखवाने के लिए आया था, उसने भी निकाले तो उसका भी फेल बताया ट्रांजेक्शन। तो एटीएम उसने निकाल के मेरे को दिया था, तो उसी टाइम में शायद चेंज हो गया होगा। घर जाके देखा तो 10,000 और 15,000 का कटने का मैसेज आया था। पैसे 25,000 निकल गए। हाँ, 25,000 निकल गए। फिर उसी समय मैंने वो बैंक से बात करके वहाँ पे वो एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाया था। फिर उसके बाद यहाँ के रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या काम करते हो आप? स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ अभी। कौन सी क्लास में? कॉलेज पूरा हो गया है, तैयारी कर रहा हूँ कुछ। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ पे मकान है, रहते थे यहीं पे हैं, गाँव बसवा है। अभी यहाँ कहाँ रहते हो? ये है श्याम कुंज कॉलोनी है, सिग्नेट होटल के पीछे, थाना सर्किल के नज़दीक है, अम्बेडकर नगर की तरफ। अलवर के महिला चिकित्सालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर प्रताप सिंह को दिव्यांग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे परमार्थम संस्थान के सचिव भी हैं। जयपुर में हरियाणा के निशक्तजन आयुक्त और राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त ने उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया। इस दौरान प्रताप सिंह को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और श्रीफल भेंट किया गया। प्रताप सिंह ने अधिकारियों को दिव्यांगजनों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। मणिपुर हिंसा के विरोध में अलवर शहर के प्रबुद्ध वर्ग ने रविवार शाम शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें जन संगठन, समाजकर्मी, साहित्यकार, शिक्षाकर्मी और रंगकर्मियों ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान मणिपुर में महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत के मद्देनजर मणिपुर एवं केंद्र सरकार और सत्ता से बेदखल करने पर भी जोर दिया। विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर सर्वेश जैन, कादम्बरी जैन, प्रदीप माथुर, जस्सू फौजी, सरिता भारत, रईसा खान और किशन लाल आदि की मौजूदगी रही। बहन बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बहन बेटी और महिलाओं के साथ में बलात्कार, अत्याचार और यौन हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं आज तक, वो स्त्री की देह पर ही क्यों लड़े जाते हैं? उसको नग्न क्यों किया जाता है? उसको बेआबरू क्यों किया जाता है? बेआबरू करके क्या वो सत्ता को हत्या लेंगे या उनके अधिकारों को हत्या लेंगे? वो जमीन का मामला है। वहाँ पर उस समुदाय, आदिवासी समुदाय है जो वहाँ अपने संसाधनों पर रह रहा है और उनके संसाधनों पर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो कब्जा करना चाहते हैं। तो वो कब्जा करने वाली नीति है कि कैसे भी हड़पो चीज़ों को। और ये भी बात इन्होंने इंटरनेट बंद करके बाहर नहीं आने दी। जब इंटरनेट चालू हुआ है तो बात बाद में आई है। और हमारा यही मांग है उनसे कि वो दोनों ही सरकारें, प्रधानमंत्री भी और वहाँ की सरकार, मणिपुर की सरकार, वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, एक तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो इंटरनेट बंद करके वहाँ की बातों को बाहर नहीं आने देना, क्योंकि जो मैतेई समुदाय है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन वो प्लेन्स में रहते हैं, समतल में, और कुकी नागा जो है वो पहाड़ों पे रहते हैं, जहाँ की सर्वाइवल की ज़्यादा बेहतर संभावनाएं हैं, ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ हैं। प्लेन्स में ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ नहीं है। तो जो समस्या शुरू हुई वो ऐसे हुई कि मैतेई समुदाय ने एसटी का दर्जा मांगा, उसका कुकी समुदाय जो है विरोध कर रहा है। अब ये इंटरनल विरोध हो जाते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी बिरादरी के, किसी भी संप्रदायों के हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार का क्या काम है? केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है कि वहाँ जा करके दोनों समुदायों को बिठा करके बातचीत करके उस समस्या को सुलझाना। लेकिन
केंद्र सरकार ने इसको हवा दी। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि मैतेई समुदाय में ज़्यादातर हिंदू हैं और कुकी नागा जो है वो ज़्यादातर ईसाई हैं। तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सिर्फ महिला हिंसा से इसको जोड़ के हम नहीं दे सकते। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी योजना है उस रास्ते का भी एक ये पड़ाव है, उस दिशा का भी, इसीलिए इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा एक बात और है कि वहाँ की फैक्ट फाइंडिंग आप कीजिए तो मैतेई इलाकों में मैतेई पुलिसकर्मियों को और प्रशासन वालों को ट्रांसफ़र किया जाता है और कुकी इलाकों में कुकी लोगों को। इससे बिरादरी की जो मानसिकता है, जो परवरिश बच्चे बचपन में अपने परिवार में लेके बड़े होते हैं, वो मानसिकता उनकी बनाए रखी जाती है। इंटीग्रिटी के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। यही वजह है कि जब वो महिलाएं और वो 5 जो व्यक्ति थे वो जब थाने में घुसे तो थाने वालों ने उनको थाने में बिठा लिया, लेकिन जैसे ही वो मैतेई भीड़ आई तो क्योंकि थाने वाले भी मैतेई समुदाय के ही थे, उन्होंने वो भीड़ के हवाले कर दिया। वरना ऐसी क्या स्थिति है कि पुलिसकर्मी जो है लाठी चार्ज करके या हवाई फायर करके भीड़ को तितर बितर नहीं कर सकते। आप इसमें इस हिंसा के लिए वहाँ की मणिपुर सरकार को और केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? दोनों सरकारों को जिम्मेदार मैं मानती हूँ। मणिपुर सरकार को, मुख्यमंत्री को तो तुरंत इस्तीफा देकर के वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मणिपुर में जो लगभग 2.5 महीने से 2 समुदायों के बीच में जिस तरीके की हिंसा भड़क रही थी और सरकारें जो है मौन होकर देख रही थी। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेशों का दौरा कर रहे थे, उस दौरान हिंसा भड़क रही थी, युवा एक दूसरे के ऊपर आक्रोशित हो रहे थे, आग जल रही थी। लगातार इस हिंसा के बीच में महिलाओं को उठा उठा कर लाना, उनको नग्न करके घुमाना, उनके साथ सामूहिक बलात्कार करना, आदिवासियों पर अत्याचार करना, मैं समझती हूँ कि ये सरकार की जो है तानाशाही और सनातनी प्रक्रिया है जिसके तहत महिलाओं के साथ यौन हिंसा और अत्याचार हुआ। मणिपुर में जो भी ये अत्याचार और हिंसा सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ में हुई है उसका अलवर के तमाम नागरिक, अलवर के जन संगठन, साहित्यकार, समाजकर्मी, पत्रकार, तमाम देश के आम नागरिक जो है इसका प्रतिरोध दर्ज करवाते हैं। और वहीं कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि मणिपुर में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया गया और षड्यंत्र के तहत हिंसा हुई। वहीं मणिपुर और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि जिस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप लोग वीडियो देखा होगा और वो दम्भ भरते हैं बहन बेटी की सुरक्षा का, तो मैं अगर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होता तो मैं इस्तीफा देके और कहीं संन्यास ले लेता या फिर उन लोगों को फांसी लगवा देता। बहुत गलत है। देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और मोदी जी से निवेदन है कि जुमलेबाजी बंद करें और ऐसे लोग जो बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालें, सरेआम उनको दंगा करके घुमाएं, उनके कम से कम उनको फांसी की सज़ा तुरंत करवा दें। फास्ट ट्रैक में मुकदमा दें, 2 दिन में जांच कराएं, कुछ भी कराएं, और नहीं करा पाए तो इसमें बीजेपी फिर इस घटना में शामिल है, ऐसा ये देश मानेगा। तो ये गलत है और मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश में शासन करने का अधिकार नहीं है। या तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे, नहीं तो जनता 24 को घर भेज देगी अपने आप। सर, अभी तक तो हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की बात आती थी, डिवाइडेशन, लेकिन अब जो मणिपुर में हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम या जो भी है हिंदू ईसाई, तो उनको लड़ाने की और उनके साथ हिंसा तक की बात पहुंच गई। पूरे देश में अगर स्थिति तक होगी तो अराजकता फैल जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा स्थिति चिंताजनक है। तो ये वो अंधभक्त है ना, वो सोचें इस बात को, जिन्होंने मोदी जी को लगातार 2 बार जिता दिया और फिर कहते हैं साहब चाहे पेट्रोल हो जाए 200 रुपये जीतेगा मोदी। क्या कर लेगा ऐसा मोदी? देश को मारेगा। उधर पूर्व प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार मोदी सरकार मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। साथ ही भारतीय सेना को लोगों की मदद के लिए भेजना जरूरी नहीं समझा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जिस तरह आज मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहाँ की पब्लिकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ जो पूरा मणिपुर जो आज जल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो खाली अफवाह फैलाने के लिए कि राजस्थान में भी इस तरह से हो रहा है कि राजस्थान में भी महिला अत्याचार हो रहा है, जैसा कि अफवाह फैलाई जा रही है। राजस्थान बिल्कुल सुरक्षित है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित है, आम जनता यहाँ सुरक्षित है। यहाँ हमारे साथ जो भी कोई घटना घटती है
राजस्थान में किसी प्रकार की उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने प्रशासन को बिल्कुल सतर्क किया हुआ है। किसी भी छोटी सी घटना के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषी को खिलाफ गिरफ्तारी की जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, आज प्रधानमंत्री जी, जो आज पिछले 2 महीने से मणिपुर की हिंसा हो रही है, मणिपुर पूरी तरह जल रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहाँ खाली अपने गुरबान में नहीं झांक रहे और मणिपुर को जलते हुए देख रहे हैं। आज ना संसद में कोई जवाब दे रहे हैं, ना वहाँ कोई हमारे फौजी भाइयों को वहाँ भेजा जा रहा है, ना किसी प्रकार की लोकल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल आज हमारे मणिपुर की जनता असुरक्षित है। बिल्कुल वहाँ त्राही मचरा हुआ है। कह सकते हैं कि ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा मोदी जी की सह पर, अमित शाह की सह पर ये सारी घटनाएं हो रही है। कि मणिपुर को पूरी तरह जलाया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। राजस्थान में तो छोटी सी घटना को प्रधानमंत्री जी बोल जाते हैं कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, लेकिन उनका ध्यान वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? मणिपुर जो आज पूरी तरह जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। आरआर कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों के बैठने के लिए पत्थर की बेंच स्थापित की जा रही है। प्रिंसिपल डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि सुविधाओं में वृद्धि के तहत यह कदम उठाया गया है। साथ ही 26 जुलाई तक विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदनों का सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा अभी तक छात्र संघ चुनाव से संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि महाविद्यालय प्रशासन इसके लिए तैयार है। छात्र हित में कॉलेज प्रशासन ने ये डिसीजन किया है कि 10 ये सीमेंटेड बेंच 3 सीटर 10 बेंच हमने आज मंगाए हैं और छात्रों को बैठने के लिए इस कैंपस में पेड़ों के नीचे इनको हम लगवा रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को बैठने की व्यवस्था हो जाए। छात्र हित में बच्चों को व्यवस्था और उनको सुविधा देने के लिए हमने ऐसा किया है। पेड़ों के नीचे, और पेड़ों के नीचे इनको लगवाया जा रहा है ताकि बच्चे इन पर बैठ सकें और स्टूडेंट फंड से ही ये काम किया जा रहा है। तो ये पेड़ों के लिए मतलब छाया में लगाया जा रहा है? छाया। अच्छा सर, अभी जो एडमिशन चल रहे हैं तो सिर्फ एडमिशन की प्रक्रिया कब तक हो जाएगी? एडमिशन का जो वर्तमान शेड्यूल है उसके अनुसार 26 तारीख लास्ट डेट है। बीएससी फर्स्ट ईयर के सत्यापन आज से शुरू हो गए और भारी तादाद में बच्चे भौतिक सत्यापन के लिए आ रहे। प्रोफेसर्स की टीम को जगह जगह हमने सब्जेक्ट वाइज लगाया हुआ है। 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आज के मुताबिक हो सकता है कॉलेज आयुक्तालय इसकी तिथि को बढ़ाए। उधर छात्र नेता अगस्त के चौथे सप्ताह में छात्र संघ चुनाव होने का अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक ये छात्र नेता नए विद्यार्थियों में अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रवेश आदि में उनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए महाविद्यालय गेट के आसपास हेल्प डेस्क लगाई गई है। देखिए, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव और छात्र संघ का चुनाव एक उत्सव के रूप में लिया जाता है। तो एक अच्छी शुरुआत छात्र जीवन में बच्चे इससे रूबरू होते हैं और एक जैसे बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम बच्चा करता है तो यहाँ ये पाठशाला है, इसमें राजनीति की पाठशाला भी इनको सिखाई जाती है। अभी आयुक्तालय से कोई शेड्यूल, कोई प्रोग्राम हमें प्राप्त नहीं हुआ है। पुनरपि यहाँ बच्चों में इस तरह की चर्चा है कि 25 अगस्त को संभावित तिथि हो सकती है। अगर 25 तारीख को सरकार आपको आदेश देती तो आप समय पर चुनाव? हाँ बिल्कुल, हमारी तैयारी पहले से जारी है और जैसे ही आदेश मिलेगा हम हमारा प्रोग्राम एक ही दिन में जारी कर देंगे। वी आर रेडी। सर, आपके कॉलेज में कौन कौन से मतलब कि पद के लिए चुनाव होते हैं? कितने पदों के लिए होते हैं? हमारे कॉलेज में 4 पदों के लिए चुनाव होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। और हेल्प डेस्क हमने इलेक्शन के लिए भी और ये एडमिशन के लिए भी बना रखी है। स्टाफ रूम में डॉक्टर अशोक नागर उसके इंचार्ज हैं, बैठे हुए हैं। कोई भी विद्यार्थी एडमिशन से संबंधी कॉलेज की कोई भी कॉलेज में उसको दिक्कत हो रही है, कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहता है, वो डॉक्टर अशोक नागर से मिले। सामान्य चिकित्सालय स्थित इमरजेंसी के बाहर रविवार रात बाइक चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया, साथ ही उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से 2 मास्टर चाबी और 1 मोबाइल बरामद किया है।
ये शातिर सुरेंद्र लक्ष्मणगढ़ का निवासी है। उधर नंगली मेघा निवासी अंकुर चौधरी ने बताया कि रविवार रात वह अपनी दादी की तबीयत खराब होने पर भाई के साथ उन्हें दिखाने जिला अस्पताल आया था। वहीं 5 मिनट बाद वापस लौटा तो बाइक चोरी हो चुकी थी। इसी दौरान अंकुर के परिजन ने एक युवक को वहां खड़ी मोटरसाइकिलों के लॉक चेक करते देखा। इस शातिर ने एक बाइक का लॉक तोड़ भी दिया और उसे चोरी करने का प्रयास करने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। हमारी दादी थी, इनको ब्लड कैंसर था, दिखाने के लिए आए थे। मात्र 5 मिनट हुए थे, इमरजेंसी के गेट के सामने में गाड़ी खड़ी करी है। 5 मिनट बाद दोबारा आके चेक करा तो हमारी गाड़ी उधर नहीं थी। उसके बाद मैं अपनी दादी को दूसरी बाइक से घर छोड़ के आया। देन उसके बाद मेरे भैया यहाँ खड़े होकर आधे घंटे से इनको देख रहे थे। देखते हुए ये पता चला कि ये हर गाड़ी पर जाकर लॉक हैंडल हिलाकर देख रहे थे। एक गाड़ी का तो इन्होंने लॉक तोड़ दिया, जो कि भैया आपसे कॉन्टेक्ट भी किया था शायद, और अभी इनको पकड़ लिया गया है। अभी देखो आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब तक तो मेरे ख्याल से तो चोर के पास से क्या क्या मिला सर? 2 तो चाबी मिली है, अननोन फ़ोन मिला है, बैग है जो भी इसका नहीं है। श्रावण मास के तृतीय और अधिक मास के पहले सोमवार पर शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगी। त्रिपोलिया में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने अपनी मनोकामना को लेकर व्रत भी किया। शहर में बजाजा बाजार स्थित महावर गोविंद देव मंदिर में सोमवार से शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इस उपलक्ष्य में 51 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इसके बाद दोपहर में चित्रकूट धाम से आए पंडित कन्हैयालाल मिश्रा ने शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया, जो 30 जुलाई तक चलेगी। मंदिर समिति अध्यक्ष त्रिजुगी नारायण गुप्ता ने बताया कि कथा समापन के बाद 31 जुलाई को सुबह हवन के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। शिव पुराण कथा प्रारंभ हो रही है। अभी ये शिव जी की पूजा होने के बाद 51 कलश यात्रा निकलेगी। इसके बाद 2 से 5 बजे तक शिव पुराण पढ़ा जाएगा। ये अपने 30 जुलाई तक ये शिव पुराण की कथा होगी। कन्हैयालाल मिश्रा चित्रकूट से आज कलश यात्रा निकाली जाएगी। 30 तारीख तक शिव पुराण कथा चलेगी। अलवर शहर के प्रतापबंद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसकी वजह बालाकिला बफर जोन जंगल में बाघ का विचरण है। इस पार्क में भी कई बार बाघ देखा जा चुका है। रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि सूर्यास्त से पहले शाम 6:30 बजे पार्क को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वन विभाग की टीम निगरानी रखती है। जयकृष्ण क्लब में जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी है। बैडमिंटन संघ और रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में सोमवार को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। टूर्नामेंट में जिले भर से आए करीब 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव भविंदर अरोड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 25 जुलाई को फाइनल मुकाबलों के बाद होगा। वहीं विजेता खिलाड़ी 9 से 13 अगस्त तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 52वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि 21 तारीख से शुरू हुई थी, आज 24 तारीख को आज बच्चों के क्वार्टर फाइनल मैचेज चल रहे हैं। इसके तुरंत बाद सेमीफाइनल मैचेज होंगे और कुछ फाइनल मैच शाम को और कुछ कल होंगे। कल हमारे इस प्रतियोगिता का समापन है, जो कि कल शाम को 6 बजे यहीं पर जैक्सन क्लब में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 430 बच्चों ने भाग लिया है। इस बार बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला बच्चों के द्वारा। विशेषकर अंडर 15 में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि अलवर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा राजस्थान स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 15 वर्षीय जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में 9 अगस्त से 13 अगस्त तक आयोजित कराई जानी है। इस वजह से बच्चों में विशेष उत्साह है और बहुत अच्छा लगन है। यहाँ से जीतने वाले बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय 15 वर्षीय प्रतियोगिता अपने अलवर में आयोजित हो रही है और 19 वर्षीय प्रतियोगिता 2 अगस्त से बीकानेर में आयोजित होगी। 17 वर्ष की जो प्रतियोगिता है वो अजमेर में आयोजित होगी। तो यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो इन तीनों जगह प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। राजस्थान वित्त निगम की ओर से 27 जुलाई को भवानी तोप समीप स्थित शाखा कार्यालय पर उद्योग प्रोत्साहन शिविर लगाया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर हरिप्रसाद सोलंकी ने बताया कि इस दौरान वर्तमान में संचालित सरल स्कीम युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
SME आदि ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही मौके पर ऋण पत्रावली तैयार कर जमा की जाएगी। मैं हरिप्रसाद सोलंकी राजस्थान वित्त निगम अलवर की शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ राजस्थान वित्त निगम की तरफ से दिनांक 27/7/2023 को एक औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान वित्त निगम की विभिन्न योजनाओं से संबंधित लोन फॉर्म प्राप्त किए जाएंगे। जैसे सरल स्कीम है, सरल स्कीम में हमारे यहाँ पर 11% व YUPI युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में 5.5% ब्याज दर है, जिसमें 6% गवर्नमेंट सब्सिडी ब्याज दर है, जिसकी 1 करोड़ 50 लाख तक लिमिट है। यदि उद्योग अधिक का बैठता है तो उस पर GTL यानी कि विभिन्न योजनाओं वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगी। और इस योजना शिविर में रेको, RFC, DIC के सभी अधिकारी आएंगे और अधिक से अधिक उद्योगपतियों से मेरा यह आग्रह है कि शाखा कार्यालय में पधारें और अपनी लोन फाइलें प्रस्तुत करें और उनके निस्तारण करवान तुरंत किया जाएगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके तुरंत सैंक्शन करके डिस्बर्समेंट किया जाए। प्रयास वीरा केंद्र महावीर इंटरनेशनल द्वारा कालाकुआ स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में 20 नवजात शिशुओं को बेबी किट वितरित किए गए। साथ ही सभी प्रसूताओं को नवजात शिशुओं की स्वच्छता और मातृ दुग्ध के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष वीरा लता शर्मा, सचिव रूबी सुराना और कोषाध्यक्ष अनीता जैन के साथ ही संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। रविवार को जयपुर के करबला मैदान में राजस्थान मिरासी समुदाय का महासम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें अलवर से भी मीर समाज शामिल हुआ। साथ ही मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अलवर से इस महासम्मेलन में साजिद खान, मोहम्मद रफीक, अली मोहम्मद, आसिफ खान और इमरान आदि शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल हुसैन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मीर मिरासी संस्था, जो कल का जयपुर में हमारे मीर समाज का एक महासम्मेलन था, वो बहुत कामयाब सम्मेलन रहा। इसमें हजारों की संख्या में मीर समाज के लोग आए और जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, MLA, सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में आए और उन्होंने हमारी बातें सुनी। जो बात है हमने उनके सामने रखी, अपने समाज को आरक्षण के लिए बात हमने उनके सामने रखी, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसके बारे में और आप लोगों को जरूर अवगत कराएंगे। और कुछ मांगे हमारी जो थी हमारे बायोलॉजी के हिसाब से उन्होंने तुरंत स्वीकार की, जिसका कि उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर हम आपकी मांगे मान लेंगे। उसमें जैसे हमारा एक अपना खाद्य सुरक्षा का जो था कि भाई सबको खाने का अनाज वगैरह जो ये है मिलता हो परमानेंट सबको मिले। उसके बाद दूसरा था भाई आपके हॉस्टलों का जाता, तो मंत्री टीकाराम जूली जी ने कहा कि 7 दिन के अंदर आपके मकान चारों जो अपने हमारे ये हॉस्टल के नींव है वो इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर 1 हफ्ते के अंदर चारों की नींव रख जाएगी। जगह अलाटमेंट हो गई है उसके लिए। और अपना जो 20 करोड़ रुपए वाला बजट था वो आवंटित हो चुका है, उसके लिए उन्होंने बोल दिया था। शहर में स्थित आनंदम होम फ्लैट सोसाइटी संघर्ष समिति द्वारा समस्याओं को लेकर एक बैठक रखी गई। इस दौरान वक्ताओं ने दूषित पानी की सप्लाई, फ्लैटों में करंट आने, सुरक्षा दीवार और रोड लाइट के अभाव सहित खराब सड़कों के आरोप लगाए। साथ ही मंदिर, कम्युनिटी हॉल और पार्क की जरूरत भी बताई। वक्ताओं के अनुसार सुविधाएं नहीं होने पर भी मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के नाम से राशि वसूल की जा रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल को लेकर भाजपा के पदाधिकारी खेड़ली मंडल में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं पौधरोपण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में सभी शक्ति केंद्रों पर पौधे लगाए गए। पार्टी नेता राजकुमार खन्ना ने बताया कि खेड़ली रेल, दारोदा और सौखरी में पौधे लगाने के बाद उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश लोहिया, शिवचरण अवस्थी, प्रदीप अवस्थी, बाबूलाल सैनी और महेंद्र दारोदा आदि मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश कौशिक के आकस्मिक निधन पर मालाखेड़ा अभिभाषक संघ ने सोमवार को कार्य स्थगन रखा। अध्यक्ष कान सिंह नरूका और सचिव सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान मालाखेड़ा के अधिवक्ता मौजूद रहे। पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान ने गोपालगढ़ कस्बे का दौरा किया। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान कई जगह उन्होंने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। साथ ही केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के बारे में जानकारी दी। ग्राम नंगली मुंशी स्थित प्राइमरी स्कूल में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु भार्गव ने सोमवार को निरीक्षण किया। इस दौरान नियमित अध्यापन के अलावा विद्यार्थियों में संस्कार भी दिखाई दिए। वहीं सभी छात्र छात्राएं अपने शूज भी क्लासरूम के बाहर ही उतारते हैं, जिससे कक्षा के भीतर स्वच्छता बनी रहे। संस्था प्रधान अभय कुमार ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बच्चों से कई सवाल भी पूछे। भाजपा द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मालाखेड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नाकामी के आरोप लगाए, साथ ही भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ने की बात कही। इस मौके पर पूर्व विधायक जयराम जाटव, एडवोकेट देशराज खरेरा, मंडल अध्यक्ष रहे जितेंद्र कुमार बेगराज और मौजूदा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी आदि ने विचार रखे। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, किसान मोर्चा अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया आदि की मौजूदगी रही। इसके अलावा टिकट के कई दावेदार भी नजर आए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की तैयारी सरकारी विद्यालयों में की जा रही है। इसके तहत अकबरपुर सीनियर स्कूल में अध्यापिका सरोज मीणा के नेतृत्व में अभ्यास कराया जा रहा है। इनमें कबड्डी, खो खो, क्रिकेट और रस्साकशी आदि स्पर्धाएं शामिल हैं। इस मौके पर अशोक चौधरी और स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। कौन से प्रतियोगिता की लेकर तैयारी की जाएगी? सर, ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेके बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चों में यहाँ कोई रुझान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को हम जब तैयार कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इनमें रुझान देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे रोज एक से दूसरे को देख के अपनी रुचि जाहिर कर रहे हैं और इसमें मैदान में आके रोज खेलते हैं। कुछ इनको श्रमदान के तहत इनसे थोड़ा बहुत बच्चों से ये ग्राउंड तैयार करवाया है और बच्चे ही खेलते हैं इसमें। और ऐसे ही अगर तैयारी चलती रही तो जरूर ये एक अच्छा रिजल्ट देंगे। सर, अभी तो जो डेट डिक्लेयर की वो 5 अगस्त से है और अभी क्लियर है नहीं, लेकिन अभी जो आगामी तैयारी चल रही है। उमरैन गांव से 21 शिव भक्तों का जत्था झंडा कावड़ लेने के लिए भर्तरी धाम पहुंचा। इसके बाद ये कावड़ उमरैन शिवालय में चढ़ाई गई। श्रद्धालु गोविंद शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना करते हुए वे प्रथम झंडा कावड़ लेकर आए हैं। साथ ही मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 21 सदस्यों का जत्था भर्तरी बाबा के मंदिर से डाक कावड़ व झंडा लेकर उमरैन आए और आज सुबह 8:15 बजे उमरैन बीच के मंदिर में डाक कावड़ सभी भक्त गणों ने चढ़ाई गई।
अकबरपुर जीएसएस में जोहड़ के समीप विद्युत तार ढीले होने की वजह से करंट आने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ महीनों पहले लगाए गए खंभों पर विद्युत लाइन काफी नीचे लटक रही है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहन इन तारों से छू सकते हैं। अपने जीएसएस के पास में, जोड़े के पास में 11,000 की लाइन नीचे से टच हो रही है, बिल्कुल करीब है। अगर कोई हादसा भी हो जाएगा तो दुर्घटना घट सकती है। कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात का। कठुमर भाजपा मंडल द्वारा अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया गया। सुनील बजाज की अध्यक्षता और विधानसभा प्रभारी सुनील गोयल एवं सह संयोजक पंकज कटारा के सानिध्य में इसका आगाज हुआ। इस मौके पर अंबेडकर पार्क में धरना देकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही कठुमर कस्बे में पैदल मार्च निकालकर राज्य सरकार की नाकामी पर फेलियर कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में विकास भारद्वाज, पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी, बाबूलाल, राजेश जाटव, हरि सिंह, श्याम सिंह और अनिल टिंकल आदि की मौजूदगी रही। जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान, लूटे रात कैंट नहीं सहेगा राजस्थान, लूटे बिजली झूठ नहीं सहेगा राजस्थान। और वहीं नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रतापगढ़ मंडल के ग्राम आगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। यहां अंबेडकर प्रतिमा के समीप मंडल अध्यक्ष हरलाल प्रजापत की अध्यक्षता और जिला मंत्री हरिशंकर खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। इसके बाद आगर गांव के घरों और दुकानों पर कांग्रेस सरकार के फेलियर कार्ड वितरित किए गए। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के पत्रक का भी वितरण हुआ। इस दौरान मंडल संयोजक हरीश पायला, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रीतम हरसाना, सह संयोजक लेखराज प्रजापत और लालाराम बागड़ा आदि की उपस्थिति रही। नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम राजस्थान में जोर शोर से चल रहा है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में थानागाजी मंडल और प्रतापगढ़ मंडल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के आगे 2 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं धरना प्रदर्शन के, जिसमें जिला मंत्री श्रीमान हरिशंकर जी खंडेलवाल, दोनों मंडलों के अध्यक्ष, दोनों मंडलों के संयोजक और दायित्ववान कार्यकर्ता और अन्य सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। हम घर घर जाकर नहीं सहेगा राजस्थान सरकार का फेलियर कार्ड और हमारी राष्ट्रीय सरकार जो माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, 9 वर्ष उसके पूर्ण हो चुके हैं, उसका भी रिपोर्ट कार्ड हम लेकर गांव-गांव, घर-घर, डाणी-डाणी जा रहे हैं और लोगों में आदिवासी हो, दलित हो, माता बहनें हों, किसान हो या युवा हो, सभी में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है राजस्थान की निकम्मी, नकारा और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। होनहार छात्र ललित किशोर ने इस साल जेईई मेंस और जेईई एडवांस परीक्षा में 3004वीं रैंक हासिल की है। वे हिमाचल प्रदेश में मंडी स्थित आईआईटी से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। तिजारा विवेकानंद मॉडल स्कूल से 12वीं बोर्ड और भिवाड़ी मॉडर्न एकेडमी स्कूल से 10वीं बोर्ड परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। मूल रूप से अजमेर जिले के निवासी ललित के पिता लक्ष्मण लाल डीडवानिया भिवाड़ी की औद्योगिक इकाई में जॉब करते हैं। उन्होंने बताया कि ललित ने सेल्फ स्टडी से ही अपनी मंजिल हासिल की है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर तिजारा में प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। इस दौरान भाजपा नेता चंद्रशेखर यादव, मास्टर महेंद्र सिंह यादव, गिवानी देवी, अंजू यादव और भाजपा नेता हर्ष यादव आदि मौजूद रहे। इन्होंने क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का शील्ड एवं मेडल देकर सम्मान किया। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के साथ राज्य सरकार ने धोखा किया है। पहले तो बिजली के बिल माफ कर दिए गए, लेकिन बाद में फ्यूल चार्ज और अनेक सरचार्ज लगाकर वसूली कर ली गई। उधर कार्यक्रम में अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा नेता संदीप दायमा, राजेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब यूं तो कहते हैं हमारे यहाँ शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। चंद्रशेखर आजाद जी को जिस तरीके से याद किया, ये तो अभिनव है ही, लेकिन
देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान, ये मैंने अद्भुत देखा है। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे सूरवीर, कितनी माताएं बहनें जिनका सिंदूर और सुहाग उजड़ गया, लेकिन आज वो गर्व के साथ, सम्मान के साथ इस मंच पर जहां किसान सरदारी सामने बैठी है, अभिमान के साथ सम्मानित होती हैं। इसलिए मैं भाई चंद्रशेखर यादव को धन्यवाद देता हूं कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती और वीरांगनाओं का सम्मान ये अभिनव है। हम सब 36 कौम के लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जरिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को बदलने का काम किया, भारत को ऊंचाइयां दी, और आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, मोदी जी के प्रयासों से भारत की सेना आज मजबूती के साथ दुनिया के साथ खड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, और इसलिए हम सब लोग स्वागत करेंगे 27 तारीख को सीकर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हम सब लोग मिलकर 2023 में किसान की, नौजवान की, दलित और वंचित महिला की, सबके सहयोग से ऐसी सरकार बनाएंगे जो मोदी जी के साथ डबल इंजन लगाकर इस राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। उधर इस दौरान चंद्रशेखर यादव की टिप्पणी को लेकर चर्चा रही। उन्होंने मंच से कहा कि पहले सरकार बदमाश अधिकारियों को तिजारा में पोस्टेड करती थी। सरकार कहती थी कि वहां जगमाल सिंह बैठा है जो ठोक पीट कर सही कर देगा। गौरतलब है कि जगमाल सिंह यादव मंत्री थे और चंद्रशेखर यादव के पिता थे। वहीं चंद्रशेखर ने क्षेत्र के एक नेता और अधिकारी पर गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए। रैणी तहसील से 15वीं गोवर्धन पदयात्रा रवाना हुई। इसका ग्राम भूड़ा में श्रद्धालु धर्मचंद शर्मा द्वारा स्वागत किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। वहीं पदयात्रा समिति ने धर्मचंद शर्मा को साफा बांधकर और राधा कृष्ण की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर खूबी तिवाड़ी, विजय मीणा, प्रवीण और ग्रामवासी मौजूद रहे। भिवाड़ी पुलिस जिले के एक थाने में शादीशुदा महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा मोबाइल पर वीडियो बनाकर वायरल करने की बात भी सामने आई है। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसके गांव के एक आरोपी ने दुष्कर्म किया, जबकि उसके दूसरे साथी ने मोबाइल से वीडियो बनाई। साथ ही 3 आरोपी बाहर गेट पर निगरानी के लिए खड़े रहे। इसके अलावा आरोपियों ने वीडियो भी वायरल कर दिया। उधर मामले की जाँच DSP को सौंपी गई है। पुलिस ने रविवार को मुख्य अभियुक्त हितेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कठुमर के अहिंसा सर्किल के समीप रोडवेज बस से कुचलकर एक वृद्ध महिला की जान चली गई। दुर्घटना की सूचना पर कठुमर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का शव CHC पहुंचाया। जानकारी के अनुसार साजनपाड़ा गांव निवासी घासीराम बैरवा अपनी 65 वर्षीय पत्नी पूनी देवी को बस में बैठाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें आंखों के उपचार के लिए बाहर जाना था। इसी दौरान बस चल दी और पूनी देवी पिछले पहिए के नीचे आ गई। ये जो मरी है वो आपकी क्या लगती है? अच्छा, आपका कौन सा गांव है? क्या नाम है? तो कैसे दुर्घटना हुई, किसकी गलती थी? गलती अधिकतर कंडक्टर की है साहब। कंडक्टर को आवाज दे रहा है रोक दो, खेत ऊपर ले गए, जल्दी से लेते बस रुकाई नहीं और धक्को लग गया। फिर क्या, कैसे दुर्घटना कैसे हुई? पहिया के नीचे आ गई कैसे? पहिया के नीचे तुरंत घटना हुई, खत्म हो गई। यानी वो चढ़ रही थी या चढ़ गई उस समय? चढ़ गई थी, दूसरी पैड़ी पे खड़ी। अच्छा, तो वहाँ से धक्का लगाया आपकी नजर में? कंडक्टर ने नहीं रोकी इसलिए दुर्घटना हो गई। और हम थप्पी दे रहे हैं, 2 जन आगे रहे, दोनों पीछे। अब भाई रोकते सवारी के ऊपर लेने के जगह नीचे उतार देने। उस समय का भीड़ ही गेट पे, दरवाजे पे भीड़ आगे जगह नहीं जब। रामगढ़ स्थित छोटी बावड़ी वाले हनुमान मंदिर से सोमवार को खाटू श्याम के लिए पदयात्रा रवाना हुई। यात्रा को भाजपा नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ध्वज यात्रा डीजे के साथ बाबा श्याम के जयकारों के मध्य प्रमुख मार्गों से होते हुए रवाना की गई। वहीं बाजार में श्याम भक्त जवाहरलाल तनेजा ने भक्तों का स्वागत किया। शोभा यात्रा में श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल, दिनेश चौहान, गौरव सोनी, पार्षद अमित कुमार भारद्वाज, टीटू अग्रवाल आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्रवेश सूची में शामिल छात्राओं के दस्तावेजों का सत्यापन 26 जुलाई तक होगा। नोडल अधिकारी डॉक्टर भरत मीणा ने बताया कि सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक यह कार्य किया जा रहा है। इसके लिए छात्राओं को अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज लाने होंगे। इसके बाद ही ऑनलाइन शुल्क जमा हो सकेगा।
कन्या महाविद्यालय बड़ौदा मिल की स्थापना के बाद ये दूसरा वर्ष है। इस वर्ष 160 सीटों के मुकाबले में 181 छात्राओं ने अपने आवेदन पत्र भरे थे। आज आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन का दूसरा दिन है और जो मेरिट रही है वो इस प्रकार रही है। जनरल कैटेगरी की मेरिट 70.6 रही है, EWS कैटेगरी में 63.4, OBC की 52.6, SC की 63.2, ST की 47.4 और MPC की 43.8 मेरिट रही है। आज भौतिक सत्यापन के दूसरे दिन 25 छात्राओं ने अपने आवेदन पत्र जमा करा के कागजों का सत्यापन कराया गया है। इसके बाद में दूसरे चरण में उनको शुल्क जमा कराना है। कागजों का भौतिक सत्यापन कराने और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 जुलाई है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से छात्राओं से अपील है कि वो अंतिम दिनांक से पहले अपने आवेदन पत्र और कागजों का भौतिक सत्यापन करा के फीस जमा कराकर अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें। आपका नाम? मैं डॉक्टर भरत मीना, नोडल अधिकारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ौदा में। मेरे साथ में मेरे साथी प्रवेश समिति के डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पूर्ण साहब, ये एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं। तो हम तीनों की तरफ से ये अपील है कि छात्राएं जल्दी से जल्दी अपने प्रवेश पत्र का भौतिक सत्यापन कराकर अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। बड़ौदा में कस्बे में अलवर भरतपुर रोड पर करीब 25 वर्षों से बंद पड़े नाले को नगरपालिका द्वारा आखिरकार साफ करवा दिया गया है। कनिष्ठ अभियंता देवीलाल चौधरी ने बताया कि बुटियाना मार्ग से ईदगाह रोड तक करीब 25 वर्षों से नाले की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती थी। ऐसे में सड़कों पर पानी भर जाता था। बुटियाना मोड़ से ईदगाह रोड तक जो पहले वर्षों पुराना नाला बना हुआ था, जो लगभग 25 साल से, जैसे मैंने सुना है और मैंने देखा है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। 3-3 फीट उसमें मिट्टी पत्थर वगैरह डाल के लोगों ने ध्वस्त कर दिया था, जिससे बुटियाना मोड़, कृषि मंडी, अनाज मंडी, पेट्रोल पंप और आसपास के इलाकों में लगभग 4 फीट पानी भरा रहता था। तो इसके लिए नगर पालिका द्वारा हमने काफी प्रयास भी किए, मौका देखा मेरे द्वारा और मेरे साथियों द्वारा, लेकिन उसमें चेयरमैन साहब भी हमारे साथ थे। हम काफी लंबे टाइम से प्रयासरत थे, लगभग 2-3 मंथ से, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद से। लेकिन ये उक्त रोड अलवर टू भरतपुर, ये RSRTC एक यूनिट है भरतपुर, उसके अंडर आता था ये रोड। तो हमने हमारे सहयोग से नगर पालिका के प्रशासन के द्वारा हमने RSRTC यूनिट भरतपुर को डिमांड भेजी, ये रोड की अगर क्रॉसिंग मिल जाए, क्योंकि मेन हाईवे है जो अलवर से भरतपुर को जोड़ता है, अगर ये क्रॉसिंग मिल जाए तो हमारा पानी की सुव्यवस्थित तरीके से निकासी हो जाएगी। लेकिन नगर पालिका खुद सक्षम नहीं थी ना, परमिशन तो अदर डिपार्टमेंट से चाह रहे थे, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा हमने सामंजस्य बैठाया, कोऑपरेशन मिला और हमें परमिशन मिल गई। तो जैसे उन्होंने हमें टेंटेटिव कंडीशन दी, कंडीशनली हमें स्वीकृति दी उन्होंने क्रॉसिंग करने की, कि नगर पालिका अपने स्वयं के बजट से, स्वयं के स्तर से उक्त कार्य करवाए और जो कि हम पाइप्स जो कि 40 mm ग्रेड से ऊपर के ग्रेड के पाइप रहते हैं, ये वो या डक्टिंग पाइप वगैरह ये क्रॉसिंग के लिए डाले। तो हम हमारे नगर पालिका के स्तर से पहले तो उस रोड पे हमने क्रॉसिंग करा दी, लगभग वो 30 मीटर की चौड़ाई की क्रॉसिंग थी, मेन रोड की क्रॉसिंग, जो कि क्रॉसिंग करना तो बहुत इजी गोइंग था, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। तो हमने 50-50 हिस्से में उसको पार्ट में डिवाइडेशन करके आधे हिस्से की पहले क्रॉसिंग डाल दी, फिर आधे हिस्से में क्रॉसिंग डाल दी। दूसरा स्तर ये था कि हमारे क्रॉसिंग तक पानी पहुंचना लगभग की वहां की दूरी थी 800-900 मीटर के समथिंग बुटियाना मोड़ से, और काफी लोगों ने इनडायरेक्टली रूप से उस पर इंक्रोचमेंट कर रखे थे। कुछ अस्थायी अतिक्रमण थे, कुछ स्थायी अतिक्रमण थे, कुछ ने दीवारें वगैरह कर रखी थी। और लगभग काफी वर्षों से वो नाला बंद पड़ा था, नाला भी काफी गहरे था। तो हमने हमारी पूरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, हमारी पूरी टीम और 2-3 JCB से हमने 10-15 दिन कंटिन्यू मशक्कत की, जिससे कि वो सारा नाला हमने खोल दिया गया और जहां जहां नाला टूटा है, डिसमेंटलिंग हुआ है, हम उसको जल्दी रिव्यू करा के दिखवा लिया, मौका देख लिया, उसको हम वापस से उसकी मरम्मत करना शुरू कर दिया। ये करने के बाद जो उस कॉलोनी के आसपास में पानी भरता था, अनाज मंडी के पास में, पेट्रोल पंप के पास में, बुटियाना मोड़, वो सारा का सारा पानी चला गया, जो कि अब तक की नगर पालिका की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तिजारा के ग्राम नौरंगाबाद में ग्रामीणों द्वारा शिव मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं रागिनी कंपटीशन भी हुआ।
कार्यक्रम में तिजारा विधायक संदीप यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि अध्यक्षता प्रधान जयप्रकाश यादव ने की। वहीं विधायक ने समाज में फैल रही कुरीतियों को समाप्त करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं इस दौरान सरपंच रामनिवास यादव और सरपंच रतिराम, विक्रम, दिनेश कामरा, तिजारा मंडी वाइस चेयरमैन जेपी यादव आदि की मौजूदगी रही। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। इसके मुख्य अतिथि होंडा कार इंडिया के सह चेयरमैन रविंद्र सिंह रहे। वहीं शपथ ग्रहण अधिकारी आगामी वर्ष के प्रांतकाल राहुल श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि सहायक प्रांतपाल योगेश जैन एवं हरीश गौड़ आदि ने विचार रखे। अध्यक्ष परवीन लांबा सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। वहीं पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव ने आभार व्यक्त किया। तो ये हमने पर्यावरण पे काम किया है। यदि हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करें तो मोबाइल की टेस्टिंग हुए KI कंपनी के सहयोग से गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर को श्रीमान कलेक्टर साहब को करीब 42 लाख की लागत से हमने भेंट की है। सबसे पहले तो मैं मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में मुझे रोटरी क्लब का 2023-24 का अध्यक्ष चुना गया है। और रोटरी सोशल उसमें काफ़ी काम करती है, स्कूल के एजुकेशन के ऊपर, स्वास्थ्य को लेकर और पर्यावरण को लेकर। तो आगे मैं क्योंकि जैसा कि पुराने जितने भी हमारे पास प्रेजेंट उन्होंने रोटरी को जिस मुकाम पर खड़ा किया, मेरा प्रयास रहेगा कि उन्होंने मुझे चुना है तो मैं इस रोटरी को बहुत आगे लेके जाऊँ और इनके सानिध्य में काम करूँ। अलवर शहर में कई इलाकों में पानी का संकट बना हुआ है। इनमें पुलिस लाइन, भैरू का चबूतरा और बागर का बास शामिल हैं। लोगों के अनुसार क्षेत्र के ट्यूबवेल में पानी है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते वितरण सही ढंग से नहीं हो पा रहा। सावन के तीसरे सोमवार को तो अभिषेक के लिए जल मिलना भी मुश्किल हो गया। इसके अलावा पुलिस लाइन के समीप मुख्य सड़क के पास स्थित ट्यूबवेल में बार बार केबल खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। इश्क के जुनून में भिवाड़ी की विवाहिता पहुंची सरहद पार। सीमा हैदर के बाद अब अंजू हुई प्यार में गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर संपर्क के बाद युवक नसरुल्लाह से मिलने पहुंची पाकिस्तान। आवारा पशुओं और श्वानों के हवाले हुआ शहर। स्कीम 1 में पागल श्वान ने 18 लोगों को किया घायल। वहीं 200 फुट रोड पर सांड की टक्कर से नाले में गिरे युवक की गई जान। पुलिस कस्टडी में मौत के विरोध में गोविंदगढ़ थाने पहुंचे सैकड़ों लोग। टीकरी गांव के ग्रामीण को हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। धोखाधड़ी के आरोप में पूछताछ के दौरान मौत के हैं आरोप। और नगर परिषद में गरमाई धरने की राजनीति। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने किया अलग अलग आंदोलन। शहर की समस्याओं के उठाए मुद्दे। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।